गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे सेशन। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटोकॉल, आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। HTTP HTTPS के बारे में हमने बात की, FTP TFTP के बारे में बात की है ना। कुछ और प्रोटोकॉल्स की फटाफट बात कर लेते हैं, जैसे टेलनेट है ना, एक प्रोटोकॉल है टेलनेट, है ना, पढ़ा था हमने। हाँ, रिमोट एक्सेस करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल भी करके दिखाया था कि किसी भी डिवाइस से किसी भी डिवाइस तक हम लोग किसी भी डिवाइस का एक्सेस प्राप्त करना चाहें, चाहे मैं एक राउटर पे बैठा हूं R1 पे और मैं R2 के कमांड लाइन को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं R1 से R2 को टेलनेट कर लूंगा। यानी राउटर से राउटर भी टेलनेट हो जाता है, कंप्यूटर से राउटर भी टेलनेट हो जाता है, कंप्यूटर से स्विच भी टेलनेट हो जाता है, कंप्यूटर से फायरवॉल भी टेलनेट हो जाता है, स्विच से राउटर भी टेलनेट हो जाता है। किसी भी डिवाइस से, किसी भी एक डिवाइस से जो आईपी जिस पे चल रहा है उससे दूसरा डिवाइस जिस पे कोई और आईपी चल रहा है वो टेलनेट हो सकता है ना। सो टेलनेट यानी कि रिमोटली, इफ यू वांट टू एक्सेस CLI of another device, है ना। तो कुछ भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। अब जहां से टेलनेट करते हैं ना, जैसे इससे मैंने टेलनेट किया किसको, इस राउटर को, तो जहां से टेलनेट करते हैं वो कहलाता है टेलनेट क्लाइंट, और जिसको करते हैं वो टेलनेट सर्वर। ठीक है ना। तो जिसको टेलनेट करते हैं वो टेलनेट सर्वर होता है, और जहां से जिससे टेलनेट की रिक्वेस्ट भेजते हैं वो टेलनेट क्लाइंट कहलाता है। ठीक है ना। तो टेलनेट सर्वर और टेलनेट क्लाइंट, अब जैसे हमारे इस विंडोज, ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें टेलनेट करके कमांड चल रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं करूँ टेलनेट और मेरा कोई भी आईपी, जैसे 192.168.1.1, ये मेरा गेटवे है, इसको टेलनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस पे अगर टेलनेट मैंने बंद कर रखा है तो टेलनेट नहीं हो पाएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना। तो यहां से कमांड चला सकते हैं, ये क्लाइंट है मेरा पीसी, यहाँ से टेलनेट करने के लिए मेरे को आईपी चाहिए एक जो टेलनेट हो पाए। या फिर ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पट्टी। तो इस पट्टी में क्या करोगे आप, जिसको टेलनेट करना है, जैसे 192.168.1.1, है ना, और क्या करना है, टेलनेट। तो पोर्ट नंबर क्या आ गया यहाँ, 23। टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या है, 23, राइट। तो पोर्ट नंबर 23 एंड ओपन, है ना। तो ये कोशिश करेगा टेलनेट करने का 192.168.1.1 को। ये सॉफ्टवेयर है पट्टी, ये मेरा विंडोज का कमांड लाइन, कहीं से भी मैं ये काम करवा सकता हूँ, इधर से भी इधर से। ठीक है। हाँ, लेकिन विंडोज वाले आपके सिस्टम से टेलनेट करने के लिए, ये अगर मेरे पास पट्टी नहीं है तो फिर विंडोज वाले सिस्टम से टेलनेट करने के लिए आपको पहले अपने सिस्टम में services.msc में जाना पड़ेगा और टेलनेट सर्विस को चालू करना पड़ेगा, टेलनेट क्लाइंट। ठीक है ना। तो यहाँ नहीं, सर्विस नहीं चालू करना, वो सर्वर में टेलनेट सर्विस चालू करना पड़ता है, इसको छोड़ दो, रॉन्ग। ऐड रिमूव प्रोग्राम्स जो आपके विंडोज में होते हैं ना, ऑप्शन ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, है ना, इधर जाके, और आपके विंडोज वाले प्रोग्राम्स एंड फीचर्स किधर मिलेंगे, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, विंडोज फीचर्स ऑन एंड ऑफ, और विंडोज वाले में
आपको यहाँ ये देख रहे हो टेलनेट क्लाइंट करके एक सर्विस मिलती है। ये बाय डिफॉल्ट आपके विंडोज में बंद रहता है, इसलिए जब कभी आप विंडोज में ये कमांड चलाने की कोशिश करोगे ना टेलनेट वाली, तो ये मना कर देगा। आपके पास में सिस्टम है, आप चलाओ टेलनेट, आप यहाँ से टेलनेट चलाओ और एंटर मारो कमांड लाइन पे, तो ये बाय डिफॉल्ट चलती नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसलिए नहीं चलती क्योंकि विंडोज में ये सर्विस यहाँ से फीचर ही बंद रहता है। सिर्फ टेलनेट। क्या आया? टेलनेट के अंदर आ गया, मतलब तुम्हारी सर्विस चालू। जिसकी सर्विस चालू नहीं होगी ना, यहाँ एरर आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ हटा देता हूँ सर्विस, ओके करता हूँ, तो अब ये रिमूव कर देगा। और फिर जब मैं यहाँ पर ये कमांड चलाऊंगा तो ये नहीं चलेगा। एज सिंपल एज दैट। डन। अब मैं यहाँ टेलनेट लिखता हूँ, तो ये क्या कह रहा है? टेलनेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। तो अब ये पहचान ही नहीं रहा है टेलनेट, है ना। पहले मैंने चलाया था तो टेलनेट को ये पहचाना था, अभी नहीं पहचान रहा है ना। मैं टेलनेट 192.168.1.1 कर रहा हूँ तो भी ये कह रहा है टेलनेट क्या चला रहे हो, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो फिर क्या करो? टर्न ऑन विंडोज फीचर ऑन ऑफ, यहाँ पर टेलनेट जो ऑप्शन है उसको चालू करो। दिस वन टेलनेट क्लाइंट, ओके, एंड नाउ यू विल बी एबल टू टेलनेट इट। अभी फिर से वही कमांड चलाओ, टेलनेट। अब आप टेलनेट में आ गए, है ना। टेलनेट वाले इस मोड में आने के बाद देखो, सिर्फ मैंने टेलनेट लिख के एंटर मारा। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो यहाँ पर ये कमांड्स के ऑप्शंस हैं टेलनेट में, जैसे क्लोज, डिस्प्ले, ओपन, होस्ट नेम, क्विट, सेट, सेंड, स्टेटस, अनसेट, हेल्प, है ना। ये टेलनेट की कुछ कमांड्स हैं। आप अगर किसी पर्टिकुलर आईपी को टेलनेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? वेट, होस्ट नेम, कनेक्ट टू होस्ट नेम ओ, ओ टू। अब ये पूछ रहा है टू किसको? होस्ट नेम 192.168.1.1। अब ये कोशिश कर रहा है कनेक्ट करने की, है ना। तो ये कमांड्स हैं कुछ, वो कमांड्स जैसे ये ओ है, ओ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं डिफॉल्ट पोर्ट 23 पे। सो इट वर्क्स लाइक दिस, है ना। तो टेलनेट क्लाइंट, टेलनेट सर्वर के, टेलनेट सर्वर के ऊपर टेलनेट सर्विस चालू होनी चाहिए। जैसे क्लाइंट पे हमने अभी टेलनेट क्लाइंट सर्विस चालू करी ना फीचर, वैसे ही टेलनेट सर्वर पे क्या चालू होना चाहिए? टेलनेट सर्वर वाला सर्विस। तो ये टेलनेट सर्वर वाली जो सर्विस है वो मेरे इस पीसी में चालू नहीं है, तो मेरे इस पीसी को कोई बाहर से टेलनेट कर नहीं सकता, है ना। तो वो सर्विस अगर चालू होगी तो ये टेलनेट हो सकता है। ये सर्विस चालू थी इसलिए ये टेलनेट कर पा रहा था। ये सर्विस चालू हो जाएगी तो ये टेलनेट हो भी पाएगा, है ना। इट्स लाइक दैट। फिर टीसीपी बेस्ड सर्विस है, पोर्ट नंबर 23 का इस्तेमाल होता है टेलनेट में। और टेलनेट में सिक्योरिटी नहीं है, देयर इज नो सिक्योरिटी, क्योंकि जब मैं इस पीसी से इसको टेलनेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये मुझसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम पासवर्ड भेज भाई, ये यूजर नेम पासवर्ड डाल के भेजेगा, तो वो यूजर नेम पासवर्ड जाएंगे प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट का मतलब आपने यूजर दिया एबीसी और पासवर्ड दिया XYZ, तो ये साफ साफ दिखेगा जब जाएगा। दिखेगा तो रास्ते में अगर किसी ने उसको स्निफ कर लिया, पैकेट को कैप्चर कर लिया, उसकी कॉपी बना ली, तो वो उनको पढ़ सकता है।
है ना। और अगर ये पढ़ लिए गए तो इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए टेलनेट सेफ नहीं है। तो सेफ क्या है? एसएसएच। एसएसएच यानी सिक्योर शेल। सिक्योर शेल ये टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है। 22 कोड नंबर है इसका, कोड एड्रेस। और ये एनक्रिप्ट करके डेटा को भेजता है। तो यहां से जो भी ये यूजर नेम पासवर्ड भेजे ना XYZ, अगर हमने SSH किया, इसने यूजर नेम पासवर्ड मांगे, तो मैंने ये ABC XYZ भेजा, तो ये जाएंगे किसी कोड फॉर्मेट में जो पढ़ नहीं पाएगा कोई। चुरा तो लेंगे, चुराने से तो रोक नहीं पाएंगे, लेकिन वो उनको पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये SSH का फायदा है। एवरीथिंग इज एनक्रिप्टेड। इन दोनों के बीच में सारी चीजें एनक्रिप्टेड है। SSH करने के लिए ऑप्शन क्या है? आप यहाँ IP एड्रेस दो, कुछ भी जिसको SSH करना है। और ये क्या है? SSH यही सेलेक्ट कर रखा है। पोर्ट नंबर क्या आ रखा? 22। और कर दो ओपन। या फिर अपने विंडोज वाले सिस्टम से यहाँ SSH कमांड चलेगी। SSH के आगे आपको ऑप्शंस देने पड़ेंगे। SSH -i में आप अपना -l, सॉरी, लॉगिन नेम, -l के साथ में लॉगिन नेम, किस नाम से लॉगिन करना है ना। और फिर किसको SSH करना है उसका -l जे जाखड़ @192.168.1.1। ठीक है जी, एंटर। अच्छा, और भी कुछ है इसमें, तो व्हाट एवर यू कैन सर्च की क्या पाथ देना होता है इसमें, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो SSH यहां से कर सकते हैं। SSH सेफ है, सिक्योर है, एनक्रिप्टेड एनक्रिप्टेड सेशन बनाता है। सारा डेटा एनक्रिप्ट होता है, चाहे वो क्रेडेंशियल्स हो, यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, चाहे वो बाद में जा रहा डेटा हो। TCP बेस्ड सर्विस है, पोर्ट नंबर 22। एनी क्वेश्चंस? तो आजकल क्या यूज करते हैं कंपनी वाले? सभी लोग SSH। टेलनेट, टेलनेट को बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। टेलनेट कोई नहीं इस्तेमाल करता, SSH। इज दिस क्लियर गाइस? एनी क्वेश्चंस? ओके। फिर आता है अगला प्रोटोकॉल। क्या था अपनी लिस्ट में? DHCP, DHCP इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आपके नेटवर्क में अगर कुछ होस्ट लगे हुए हैं और इन सभी होस्ट्स को 10 नेटवर्क का 10.1.0.0/24 इस सबनेट का IP दिलवाना होता है। तो ये IP एड्रेस आप इधर से देना शुरू कर सकते हो। 10.1.1.1, 10.1.1.2, 10.1.1.3, ऐसा मैनुअली एक IP दे सकते हो हर सिस्टम को। और अगर आप चाहें तो यही काम ऑटोमेटिकली भी करवा सकते हैं कि मेरे नेटवर्क में तो ऐसे करके 1000 होस्ट लगे हुए हैं। अभी 1000 होस्ट को मैनुअली जा जाके हर होस्ट पे IP एड्रेस दूंगा यार, ये ऐसा नहीं है कि अपने आप ले लें। अपने आप भी ले सकते हैं। आप नेटवर्क में बना दो एक DHCP सर्वर, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यानी कि ये वो सर्वर है जो सर्वर इन PCs को IP असाइन कर देगा। आपको नहीं देना, ये PC में अपने आप IP ले लेगा। 10.1.1.0
1.10, 10.1.1.12, कुछ भी, एनी आईपी। कौन सा आईपी? इस डीएचसीपी सर्वर पे हम लोग एक पूल बना देते हैं, आईपी का पूल, जिसको आईपी पूल कहते हैं। पूल में हम कह देते हैं कि भाई कोई भी तेरे पास में आईपी मांगने आए ना, तो उसको 10.1.1.1 से लेकर 10.1.1.254 तक इस रेंज में से आईपी दे देना। ये पूल बना दिया हमने इसमें। अब ये पूल से जो भी आईपी इससे मांगेगा, उसको एक आईपी पूल में से उठा के दे देगा, और फिर अपने पास में एक टेबल बनाएगा और उसमें एंट्री कर लेगा। भाई किस किस को क्या आईपी दे रहा हूँ, उसकी एंट्री तो कर लूं, भाई खाता तो मेंटेन करेंगे ना। तो ये वाला पीसी है, इसका मैक एड्रेस है 0001, इसका मैक है 0002, इसका मैक है 3, इसका मैक है 4, इसका मैक है 5, है ना। ऐसे इन सब के मैक एड्रेस है। तो ये मैक एड्रेस कौन से मैक एड्रेस वाले डिवाइस को क्या आईपी दिया, ये अपने भाई खाते में मेंटेन करता है। 0001 मैक को क्या दिया, 10.1.1.1। 0002 मैक को क्या दिया, 10.1.1.2। जो भी आईपी ये डीएचसीपी सर्वर असाइन करेगा, वो सबकी एंट्री अपनी इस टेबल में डाल लेगा, 10.1.1.3। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसको सारी जानकारी रहेगी कि मैंने कौन कौन से आईपी पूल में से दे दिए और कौन से फ्री हैं। कोई भी मांगने आएगा तो उसको पूल में जो फ्री आईपी है उसमें से दे देगा। और इन आईपीज का लीज टाइम होता है, लीज यानी कितने समय के लिए ये आईपी दिया गया है इसको। लीज टाइम बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 24 घंटे, 1 डे, है ना, 86,400 सेकंड, वॉट। सो ये इसका लीज टाइम है। एक दिन बाद में ये आईपी जो है ये रिन्यू होगा। रिन्यू होगा मतलब कि ये जो पीसी है ना, ये पीसी एक दिन हो गया, 24 घंटे हो गए, तो ये कहेगा कि अब वक्त आ गया कि ये आईपी की उम्र खत्म होगी। ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये दोबारा इसको कहेगा कि भाई आईपी खत्म हो गई लीज। तो ये कहेगा अच्छा तेरे को पहले आईपी क्या दे रखा था, ये दे रखा था, अब तेरी लीज खत्म हो गई, चल यही आईपी वापस ले ले तू। क्या ही बदलना, दोबारा चाहिए क्या? तो बोले हाँ चाहिए ना। अगर ये पीसी बंद हो गया, शट डाउन हो गया, घर पे सो रहा है बंदा, तो ये मांगेगा नहीं ना दोबारा। तो इसकी लीज का टाइम एक्सपायर हो गया, इसने मांगा भी नहीं, तो इसको असाइन भी नहीं किया कोई, और ये आईपी हो गया फ्री इसके पास लिस्ट में से। कोई और आएगा तो उसको दे देगा अभी आईपी। लेकिन जब इसी ने मांग लिया कि हाँ यार चाहिए तो सही, दे दे, तो बोला हाँ ठीक है फिर यही रख ले, फालतू में चेंज काय को करना। तो सेम आईपी मिल जाता है लीज एक्सपायर होने पे ज्यादातर आपको। फिर ये जो डीएचसीपी प्रोटोकॉल है ना, इसमें जो प्रोसेस चलता है, वो प्रोसेस 4 स्टेप का प्रोसेस है ना। आप लोगों को पता होगा, पहला डिस्कवर मैसेज। जो ये क्लाइंट है जिसको आईपी चाहिए, ये डिस्कवर मैसेज भेजता है। ये मैसेज भेजता है कि कोई है जो मुझे आईपी दे, मेरा मैक एड्रेस ये है। इसके पास आईपी नहीं है, ठीक है, किसी के पास भी आईपी नहीं है, सब लोग मांगेंगे किस मैसेज के द्वारा, डिस्कवर मैसेज के द्वारा। तो ये कहेगा माई मैक इज 0001, माई आईपी, आईपी दे दो भाई, मेरा मैक ये है। ये तो रहता है डिस्कवर मैसेज के अंदर डेटा। अब इस डेटा के ऊपर लेयर 3 हेडर भी लगेगा, लेयर 4 भी लगेगा, लेयर 2 भी लगेगा, ये हेडर लगेंगे। तो लेयर 3 हेडर में क्या लगेगा, सोर्स आईपी। इसका तो कोई आईपी है ही नहीं अभी, ये तो मांग रहा है बेचारा आईपी। सोर्स आईपी क्या लगेगा, 0000। डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी इसको क्या पता डीएचसीपी सर्वर कौन है। तो ये कहता है कि मैं ब्रॉडकास्ट आईपी, ऑल ब्रॉडकास्ट आईपी कहलाता है ये, 255.255.255.255। ये डीएचसीपी के डिस्कवर मैसेज में
लेयर 3 हेडर में जानकारी होती है। सोर्स आईपी 0000, क्योंकि पता ही नहीं है अभी मेरा आईपी तो। और डेस्टिनेशन आईपी मुझे नहीं पता डीएचसीपी सर्वर कौन है, मुझे तो चिल्लाना है ताकि कोई जवाब दे दे। तो चिल्लाने का मतलब ब्रॉडकास्ट करना है, और ब्रॉडकास्ट भी मुझे नहीं पता 10 नेटवर्क के सबनेट में करना है या 20K में करना है, तो मैं तो ऑल ब्रॉडकास्ट कर दिया 25525। लेयर 2 हेडर में क्या लगेगा? सोर्स मैक 0001, इसको मालूम है ना खुद का मैक तो। और डेस्टिनेशन मैक ऑल एप्स, ब्रॉडकास्ट है ना, तो ब्रॉडकास्ट में डेस्टिनेशन मैक में क्या आता है? एफ 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 एफ, मतलब ये कि मैक एड्रेस एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाने वाला एड्रेस है, जो 0 से लेकर एफ तक की संख्याओं से मिलके बनता है। और सबसे हाईएस्ट संख्या वैल्यू क्या है? एफ। तो हर डिवाइस का कोई ना कोई मैक एड्रेस होता है, जैसे मेरे इस डिवाइस का भी मैक एड्रेस होगा ही ऑब्वियसली। आईपी कॉन्फ़िग हाइफन ऑल, तो ये फिजिकल एड्रेस आप यहाँ देखेंगे, जितने इंटरफेस उतने ही मैक, जितने इंटरफेस उतने मैक। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, कौन सा आप कितना आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके इसमें वायरलेस अडेप्टर है कि नहीं है ना। हमने तो एक भी देखा है, हमने दो भी देखे हैं, हमने यहाँ 20 भी देखे हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक तो ईथरनेट वाला और एक वाईफाई वाला। ठीक है जी। तो यहाँ ईथरनेट और वाईफाई वाले किसी सर भी गेट में एडेप्टर में जाओ। एक्सेस वी से भी देख सकते हैं ना ये? एक सेकेंड, ये यहाँ पर राइट क्लिक करके स्टेटस, स्टेटस में डिटेल्स, डिटेल्स में ये दिखा देगा फिजिकल एड्रेस। ठीक है, 7440 लास्ट में 43, 7440 लास्ट में 43, है ना। तो यही मैक एड्रेस है। हाँ जी, आप क्या कमांड बता रहे हो? गेट मेक गेट मैक स्पेस स्लैश वी से नेम भी आ जाएगा सर। वी वी से विक्ट्री स्पेस स्लैश वी। स्पेस वी। स्लैश वी स्लैश ये हाँ सब हाँ नेम के साथ। हाँ, वेरी गुड। देखो कितना बढ़िया कमांड है, मुझे तो इतना आता भी नहीं है। तो यहाँ पर आप कनेक्शन का नाम, जैसे ईथरनेट, वाईफाई और इनका मैक एड्रेस यहाँ आ रहा है। हम्म, आईपी तो कॉन्फ़िग से भी तो दिखता ना सर, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश हाँ, आर। लेकिन इसमें फिल्टर होके आ गए ना। देखो कितना बढ़िया टेबल ही बन के आ गई। उसमें तो फिर आप ढूंढते रहो कौन सा आपका इथरनेट अडेप्टर है। जैसे वायरलेस वाला है तो वायरलेस वाले का फिजिकल एड्रेस ये है। आम, फिर ये आपका वायरलेस लैन इथरनेट अडेप्टर 2, ये तो वीपीएन के लिए फोर्टीनेट वर्चुअल इथरनेट अडेप्टर। फिर मैं देखता हूँ इथरनेट अडेप्टर इथरनेट, हाँ ये इंटेल वाला है, तो ये वाला मेरा वायर्ड वाले कनेक्शन का मैक एड्रेस है। ऐसे करके मुझे ढूंढना पड़ेगा। दिस इज लाइक मच मच बेटर है। वेरी गुड। तो ये मैक एड्रेस हम लोग के डिवाइस का हमें दिख रहा है। तो मैक एड्रेस जब ब्रॉडकास्ट हो डेस्टिनेशन, जब सोर्स ब्रॉडकास्ट कर रहा है, डेस्टिनेशन क्या है? ब्रॉडकास्ट, यानी सबको भेज रहा है, तो डेस्टिनेशन का आईपी क्या हो गया? ब्रॉडकास्ट वाला ये हो गया। और ब्रॉडकास्ट का मैक एड्रेस कैसा होता है भाई? डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट है तो उसका मैक भी ब्रॉडकास्ट मैक होगा, तो ब्रॉडकास्ट मैक होता है ऑल एफ। ये है ना, एफ एफ कॉलन एफ एफ कॉलन एफ एफ कॉलन एफ एफ कॉलन एफ एफ, है ना। तो ये कहलाता है ब्रॉडकास्ट मैक। तो लेयर 2 पे
ब्रॉडकास्ट मैक, सोर्स मैक 0001, डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट। अब ये भेजा किसने, इस पीसी ने स्विच के पास गया, स्विच पूछता है किधर जाएगा, ये कहता है ये लेयर 2 हेडर ही बताएगा ना स्विच को, ये है। स्विच समझ जाएगा अच्छा ब्रॉडकास्ट है, चल तेरे को सबके पास भेज देता हूँ। ये क्या करेगा, अपने सभी इंटरफेस से बाहर फेंकेगा इसको, सभी इंटरफेस से बाहर फेंकेगा, तो ये अल्टीमेटली डीएचसीपी सर्वर के पास भी पहुंचा। बाकी लोग तो वैसे ही मूक दर्शक बन के बैठे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि ये रिक्वेस्ट क्या है, हम डीएचसीपी सर्वर है भी नहीं, अगर आ भी गई रिक्वेस्ट तो उससे हमें क्या लेन देना। डीएचसीपी सर्वर ने कहा कि क्या आया, बोले भाई साहब डिस्कवर मैसेज आया। अच्छा डिस्कवर कौन है जिसने भेजा है, बोले 0001 ने भेजा है। अच्छा आईपी चाहिए इसको, बोले हाँ जी ठीक है। 0001 को एक आईपी असाइन कर दो भाई पूल में से 10.1.1.1, ये लीज टाइम एक दिन के साथ, ठीक है भाई साहब। तो ये क्या करेगा, ये डीएचसीपी सर्वर इसको एक मैसेज भेजेगा। पहला मैसेज डिस्कवर गया था आपके क्लाइंट से सर्वर के पास, दूसरा मैसेज सर्वर से क्लाइंट के पास आएगा, उसको कहते हैं ऑफर मैसेज। ऑफर मैसेज में ये ऑफर करेगा ये वाला आईपी, ये ले भाई ये आईपी दे दूं तेरे को, ये लीज है, लीज टाइम एक दिन, है ना। तो ऑफर मैसेज आने पर ये क्लाइंट क्या करता है, ये कहता है हाँ भाई साहब दे दो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो भूखा हूँ कुछ ही खिला दो, मतलब कोई भी आईपी दे दो, मुझसे पूछना क्या, इतनी इज्जत। तो ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट मैसेज डालता है, कौन, क्लाइंट, कि हाँ जी बिल्कुल यही आईपी दे दो मुझे, तो असाइन कर दो। ठीक है, तो ठीक है हो गया असाइनमेंट। बातचीत भाई पूछना तो पड़ता है ना एक बार, नहीं तो ऐसे कैसे देते हैं। और फिर ये आखिरी मैसेज भेजता है सर्वर इसको, एक्नॉलेजमेंट, ले भाई मैंने मेरी टेबल में भी एंट्री डाल ली, अब तू ये आईपी तेरे लगा भी ले। तो ये जो प्रोसेस है 4 मैसेज का प्रोसेस है। डिस्कवर क्लाइंट से सर्वर की तरफ मैसेज आता है, फिर ऑफर सर्वर से क्लाइंट की तरफ आता है, रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर की तरफ, और एक्नॉलेजमेंट सर्वर से क्लाइंट की तरफ। 4 स्टेप के इस प्रोसेस को DORA, डोरा मैसेज बोलते हैं, है ना। और डोरा प्रोसेस, ठीक है, 4 स्टेप का प्रोसेस है डोरा प्रोसेस, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। डीएचसीपी का पोर्ट एड्रेस क्या है, 67। अच्छा टीसीपी या यूडीपी, हम्म, टीसीपी बेस्ड है या यूडीपी बेस्ड, यही तो सवाल उठता है ना, आप लोग पूछते नहीं हो, आप लोग सोचते भी नहीं हो, क्यों जी गाइस ऑन। टीसीपी भेजते सर, टीसीपी भेज। अच्छा टीसीपी बेस्ड है, डीएचसीपी, अरे दोनों कहाँ से आ जाएगा भाई। हाँ डीएचसीपी पोर्ट कोड एड्रेस, यूडीपी पोर्ट 67 एंड यूडीपी पोर्ट 68। ठीक है जी, यूडीपी है ये, नॉट टीसीपी। पोर्ट, वेल नोन पोर्ट्स टीसीपी, हाँ टीसीपी पोर्ट भी इसी के लिए है, दोनों है मतलब, है ना। ये देखो ये पूरी लिस्ट है टीसीपी और यूडीपी के पोर्ट नंबर्स की। तो वेल नोन पोर्ट्स क्या था, 67, 68, टीसीपी या यूडीपी,
TCP UDP, यस, साइन, मतलब हाँ ठीक है, वही है TCP पोर्ट 67, दिस इज फॉर DHCP, और UDP पोर्ट 67 भी, व्हाट पोर्ट नंबर DHCP यूज, है ना? तो हाँ, वो तो इसलिए है, द सर्वर लिसन्स ऑन UDP पोर्ट नंबर 67 एंड द क्लाइंट लिसन्स ऑन UDP पोर्ट नंबर 68, यानी सर्वर के पास जो भी कुछ आ रहा है वो पोर्ट 67 पे सुनेगा, और जो क्लाइंट के पास जो भी कोई मैसेज आ रहे हैं वो पोर्ट नंबर 68 पे सुनता है, तो वो ठीक है। ठीक है, ये UDP बेस्ड है। हाँ जी, तो ओनली UDP। So TCP is, sorry, DHCP is UDP based. DNS दोनों है, ठीक है ना? DNS अगला जो प्रोटोकॉल है ना, अगर दो तीन राउटर के बीच में अपन दो तीन नेटवर्क के अंदर एक ही DHCP सर्वर रखें तो वो स्विच कर सकते हैं। वो आगे आएगा, खाली IP देना का काम है इसका, वो समझ में आना चाहिए अभी। हम्म, तो DHCP समझ आया, ये है मेरा DHCP सर्वर, है ना? ये DHCP सर्वर जो कुछ भी सुन रहा है वो पोर्ट नंबर 67 पे सुनता है, और ये जो कुछ सुनता है क्लाइंट वो पोर्ट नंबर 68 पे सुनता है। तो DHCP के दो पोर्ट नंबर होते हैं, 67 68 UDP। ठीक है, फिर आता है DNS। अब DHCP सर्वर किसको बना सकते हैं? DHCP सर्वर किसको बना सकते हैं? स्विच और राउटर सर दोनों को बना सकते हैं, वैसे तो DHCP सर्वर अलग भी रहता है। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसको चला दिया विंडोज 2016 सर्वर, है ना? लिनक्स का सर्वर है, या फिर आप राउटर को भी बना सकते हो DHCP सर्वर। हम्म, आप स्विच को भी बना सकते हो DHCP सर्वर। स्विच कौन सा? लेयर 2 स्विच नहीं बन पाएगा, लेयर 3 स्विच जो मल्टी लेयर स्विच है वो बनेगा। फायरवॉल को भी बना सकते हैं DHCP सर्वर,
आपके वायरलेस का जो एक्सेस पॉइंट होता है ना, उसको भी बना सकते हैं DHCP सर्वर, जिससे वायरलेस वाईफाई के थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं, उसको भी बनाया जा सकता है। तो DHCP सर्वर किसी को भी बनाने के लिए उसके अंदर DHCP सर्वर होने सर्विस होनी चाहिए। जैसे मैं मेरे इस विंडोज को इस समय DHCP सर्वर बना सकता हूँ क्या? क्या इधर मैं इसको DHCP बना सकता हूँ? क्या इसमें सर्विस है क्या? यहाँ जब जाएंगे हम लोग services.msc तो मेरे इसमें क्या DHCP की कोई सर्विस है? नहीं सर, DHCP क्लाइंट, क्लाइंट है, ये सर्वर क्लाइंट नहीं। बन सकता है, ये सर्वर नहीं बन सकता भाई, समझ रहे हो? तो इसमें सर्विस है सिर्फ क्लाइंट की सर्विस है। इसलिए जब मैं यहां जाता हूं मेरे वाईफाई वाले इसकी प्रॉपर्टीज में, TCP/IP की प्रॉपर्टीज में, तो यहां जब मैं ऑब्टेन एंड IP ऑटोमेटिकली करता हूं ना, कि अपने आप IP ले ले, तो ये क्या करेगा, ये डिस्कवर मैसेज भेजेगा। या तो मैं IP एड्रेस किसी भी डिवाइस को मैनुअली दे दूं, मैनुअली दे दिया, गेटवे भी मैनुअली दे दिया, DNS सर्वर भी मैनुअली दे दिया, लेकिन यही काम मैं इससे भी कर सकता कि भाई तू खुद माथापुड़ी मत करे, तू किससे ले ले, DHCP सर्वर से उठा ले IP अपने आप। तो DHCP सर्वर अगर मेरे नेटवर्क में कोई है तो वो मुझे खुद IP दे देगा, दे ही रहा है। मेरे इसका IP कोई है तभी तो मैं इससे कनेक्ट हो पा रहा हूं आप लोगों से। तो IP कॉन्फ़िग जब आप कमांड चलाओगे तो यहाँ देखो वायरलेस लैन अडेप्टर का IP क्या है, ये रहा, है ना, 192.168। मैंने यहाँ पर IP एड्रेस दिया हुआ नहीं है, ये देख रहे हो मैंने क्या कर रखा, ऑप्टेन IP, अपने आप IP ले ले। और इसने IP क्या लिया, स्टेटस में जाके देखो डिटेल्स, तो इसने IP लिया 192.168.1.146। तो ये किससे लिया, DHCP सर्वर से। और मेरे नेटवर्क में DHCP सर्वर कौन है, ये जो वाईफाई का एक्सेस पॉइंट है ना मेरा, वही मेरा DHCP सर्वर है। तो जैसे इधर मैं 192.168.1.1 ये मेरा वाईफाई एक्सेस पॉइंट है, और ये मैं कह रहा हूँ कि यही मेरा DHCP सर्वर भी है। तो मैं इसमें ही चेक कर लूं जाके कि क्या यही वो डिवाइस है जो मुझे IP दे रहा है। तो जब मैं इधर जाऊंगा लैन स्टेटस, लैन स्टेटस में ये मुझे कुछ जानकारी दे रहा है, लैन इसके पोर्ट्स की जानकारी है, विच इज ओके। नेटवर्क लैन, है ना। तो लैन में आप जब यहाँ देखोगे इस इसका IP क्या है, 192.168.1.1, मैंने यही तो एक्सेस किया है ना। फिर DHCP सर्वर देखो इनेबल है, और DHCP का स्टार्ट IP एड्रेस क्या है, यहां से यहां तक के IP दे देना, क्योंकि 1.1 तो तेरा खुद का है ना, तो उसको तो मत देना किसी को, और बाकी 2 से चालू कर देना, और 254। तो ये क्या बना दिया मैंने, पूल। लीज टाइम क्या है, ये मिनट्स में दिया है, तो मैंने 1440 मिनट मतलब एक दिन का पूल दे दिया। और फिर यहाँ स्टैटिक एंट्री भी कर सकते हैं कि भाई अगर तेरे पास 0001 मैक वाला है तो उसे तू 10.10.10.10 IP दे दो। मतलब हम एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस के लिए एक IP फिक्स करते हैं कि तुझसे मांगे ना हमेशा, जब कोई ये मैक वाला डिवाइस IP, तो उसका IP हमेशा यही देना तू। ये जनरली हम लोग करते हैं सर्वर्स के लिए, क्योंकि सर्वर के IP भाई DHCP में तो IP बदल जाते हैं ना, अभी जो फ्री है वो दे देगा, आज मुझे एक IP दे दिया, कल हो सकता है दूसरा दे दे। लेकिन सर्वर्स जो होते हैं नेटवर्क में वो तो स्टेबल है, वो 24 घंटे चलते हैं। उन सर्वर्स का IP बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन पे बहुत सारी पॉलिसीज भी लगी रहती हैं जो IP के साथ ही बाइंड रहती हैं। तो वो IP बदल गया तो उसकी पॉलिसीज फिर बेकार हो गई, फिर नई पॉलिसी बनाओ नए IP के साथ। तो सर्वर्स के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, स्टैटिक DHCP एंट्रीज डाल देते हैं कि इस मैक एड्रेस के लिए यही IP।
है ना। और साथ ही हम लोग देख भी सकते हैं इधर कि लैन में आपके कौन कौन कनेक्टेड है, वो किधर दिखेगा। आई गेस यहाँ पर तो कोई मैक एड्रेस यहाँ नहीं है, वो तो ऐड करने पर है। स्टेटस, लैन स्टेटस, लैन स्टेटस में लाइन 1 2 3 4 whatever, इथरनेट आईपी ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, वायरलेस लैन ठीक है। ये 2 चैनल हैं वायरलेस लैन में, कुछ दिखा रहा है। होम नेटवर्किंग, लोकल वायरलेस, ये रहा। देखो लोकल डिवाइस जो है, ये देख रहे हो, स्टैटिक आईपी डीएचसीपी से कब मिला हुआ है, लीज रिमेनिंग दिस दैट व्हाटएवर। तो ये सारे एक्टिव वाले हैं, इनएक्टिव भी हैं। एक्टिव इनएक्टिव ये यहाँ पर जो जो अभी चालू है ना, जैसे मेरा मैक एड्रेस क्या था, मैं क्या मेरा मैक एड्रेस यहाँ दिखाएगा डिवाइस में? बिल्कुल दिखाएगा। मैं मेरा मैक एड्रेस वाईफाई वाला क्या था भाई, ये रहा, दिस वन 8C04 लास्ट में 1C, सॉरी वाईफाई वाला 7440 लास्ट में 43 है ना। 7440 ये रहा। इसको क्या आईपी दे रखा है इसने, देखो एंट्री कर रखी है 146, यही है मेरा आईपी 146, है ना। और लीज टाइम क्या है, वही 1 दिन दिया है, डीएचसीपी के द्वारा दिया गया है। इसका मेरा कंप्यूटर का नाम क्या है, ये है ना। तो ये भी इसको इसको मालूम है, होस्ट नेम, है ना, डेस्कटॉप C5VR C2D यही है, ठीक है ना। और इसका अभी कितना टाइम बचा हुआ है लीज का, 23 घंटे 6 मिनट, मतलब पिछले 1 घंटे भर से इसको ये आईपी मिला हुआ है। यहाँ चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, अरे अरे इसको हटाओ, ये कौन है, हमने नहीं पहचाना इसको, ये हमारे नेटवर्क से बाहर है, व्हाटएवर। तो ये डीएचसीपी सर्वर बन गया, उसमें जो मैंने टेबल बताई वो टेबल ऐसी दिखती है, लीज टाइम वगैरह। और उसमें मैंने आपको मैक और आईपी बोला था, ये होस्ट नेम कई सारी चीजों की एंट्री करता है। वायरलेस है तो फिर वो ये एंट्री भी करेगा कि क्या बैंड पे, किस फ्रीक्वेंसी पे वो मुझसे जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो डीएचसीपी का ये छोटा सा एग्जांपल हमने देखा। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है इसलिए ज्यादा पढ़ेंगे भी नहीं, बस खाली मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, है ना। फिर आता है डीएनएस। मतलब ये हाँ डीएचसीपी जी, सर्वर होना जरूरी है, इसका मतलब है ना, किसी भी आईपी देने के लिए डीएचसीपी सर्वर होना जरूरी है। हाँ जनरली ना आईपी जो है वो डीएचसीपी सर्वर से ही दिलवाते हैं हम। और कुछ डिवाइसेस को आप स्टैटिक आईपी दे सकते हो जैसे सर्वर्स। कि भाई देखो डीएचसीपी से जो आईपी मिलेंगे उनको बोलते हैं डायनेमिक आईपी, है ना। बस एक टाइम आप ड्यूरेशन में अपने चेंज सिस्टम होते रहता पे है। मैनुअली आईपी दे दो, उसको बोलते हैं स्टैटिक आईपी। मैनुअली को स्टैटिक बोल दिया। आप डीएचसीपी सर्वर में स्टैटिक एंट्री कर भी सकते हो कि भाई इस मैक का अगर डिवाइस आए तो उसको तू यही आईपी देना, 10.1 वाला, ये भी एंट्रीज कर सकते हैं, है ना। या फिर वो पूल में से उठा के कुछ भी दे देगा अगर आप ये एंट्री नहीं दोगे तो, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके हैं आईपी लगाने के, या तो डीएचसीपी से ले लो या फिर मैनुअली दे दो। तो डीएचसीपी से तो देना पूल अच्छी बात है। पूल का कॉन्फ़िगरेशन तो मैनुअली करना पड़ेगा ना, जैसे पूल डालना पड़ेगा, एक आईपी पूल देना पड़ेगा, तो उसका तो वो तो हाँ मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन होगा, या वो भी अपन उठा लेगा मैनुअली, ऑटोमेटिक? मैनुअली। तो ये सर पूल कहाँ से मिलेगा, मतलब ये
आईपी पूल कैसे आपका मिलेगा? जो नेटवर्क का आर्किटेक्ट है ना, उसने डिजाइन जब किया होगा ना नेटवर्क, तो उसने कहा होगा इस साइट के ऊपर जो लैन नेटवर्क है उस पे ये आईपी एड्रेस का स्कीम रखेंगे, इस साइट पे ये आईपी रखेंगे, इस साइट पे ये आईपी रखेंगे। ये आईपी में भी हो सकता है कि यहाँ अलग अलग दो वीलैन हों, वीलैन 10, वीलैन 20, इस वीलैन का ये सबनेट रखेंगे, इसका ये रखेंगे। ये आपके नेटवर्क आर्किटेक्ट ने ऑलरेडी जब नेटवर्क डिजाइन किया होगा तो उसने आईपी एड्रेसिंग भी डिजाइन करी होगी। और आईपी एड्रेसिंग डिजाइन जब करी होगी तो उसमें इसने बताया होगा कि किस वीलैन के लिए क्या सबनेट रखना है, किस नेटवर्क के लिए क्या सबनेट रखना है। ठीक है ना? तो उसी हिसाब से डीएचसीपी सर्वर में पूल बनेंगे। तो ये आपको इनपुट मिलेगा उस डॉक्यूमेंट से जिसको कहा जाता है लो लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट हर नेटवर्क का बनता है और इसे बनाता है नेटवर्क आर्किटेक्ट। उसमें सारी जानकारी होती है कि करना क्या है। तो आप एक इंजीनियर होने के नाते इसे फॉलो करो, और अगर आप आर्किटेक्ट हो तो फिर आप खुद डिजाइन करो। ठीक है ना? ये है। राइट। डीएनएस, डीएनएस सर्वर, डोमेन नेमिंग, सर्वर सिस्टम, एनीथिंग। क्या काम करता है ये? आईपी को होस्ट नेम रिजर्व करते हैं और होस्ट नेम को आईपी। ठीक है। डीएचसीपी जो हमने अभी अभी पढ़ा वो क्या देता है क्लाइंट को? आईपी, सिर्फ आईपी। सबनेट मास्क भी देता है, गेटवे भी देता है, और डीएनएस सर्वर का एड्रेस भी देता है। ये चार चीज देता है भाई, ध्यान रखना। आईपी 192.168.1.146 जैसे मेरे इस सिस्टम को मिला हुआ है। सबनेट मास्क 255.255.255.0, गेटवे 192.168.1.1, डीएनएस सर्वर 192.168.1.1। ये चार चीजें मुझे डीएचसीपी सर्वर नहीं दिए भाई। तो सिर्फ आईपी नहीं देता। आपको अगर कोई कहे डीएचसीपी सर्वर क्या देता है जी, आईपी देता है, तो वो अधूरी डेफिनेशन है। ये चार चीजें दे दिलाई जा सकती है डीएचसीपी सर्वर से। जरूरी नहीं है हर बार दे। आप अगर कहोगे दे दे तो वो दे देगा। कोई भी तुझसे मांगे आईपी तो उसको ये चारों पकड़ा देना, या तीन दे देना, या सिर्फ आपको आईपी और सबनेट मास्क ही देना है तो वो भी दिलवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया। क्लाइंट की तरफ से कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं जाएगी कि मुझे ये दो चीज दे या तीन दे या चार दे। क्लाइंट तो बेचारा डिस्कवर मैसेज ही डालेगा। सर्वर जो है ना, ये उसकी मर्जी पे है कि भाई मैं दोनों दूंगा या तीनों दूंगा या चारों दूंगा। सर्वर पे जो कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है? तो आपसे जब कहे डीएचसीपी क्या होता है, आपको जी आईपी दे देता, ऑटोमेटिक आईपी असाइनमेंट। तो उसमें ये ऐड करो कि आईपी के साथ में वो सबनेट मास्क, गेटवे, डीएनएस, ये सब के एड्रेसेस असाइन करता है। ओके, ऐसे ही याद आ गया तो मैंने बता दिया बीच में। हम तो डीएनएस पढ़ रहे हैं। डीएनएस क्या काम आता है भाई? डोमेन नेम सर्वर। तो आपको एक सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में। सवाल में क्या पूछा जाएगा कि मान लो आपका एक सिस्टम है, एंड होस्ट, ये एक स्विच के साथ में कनेक्टेड है। और ये स्विच से आगे कनेक्टेड है आपका राउटर। इस राउटर से आगे कनेक्टेड है इंटरनेट।
और इस इंटरनेट से आगे ये मेरा एज राउटर, दिस इज स्विच, दिस इज माय पीसी, और ये जो इंटरनेट है, इस इंटरनेट पे आगे आपके कुछ यहाँ पर कोई सर्वर लगा हुआ है। सर्वर कौन सा लगा हुआ है? लेट्स से गूगल। ठीक है जी। तो आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है जनरली सवाल? ये पूछा जाएगा कि आप अपने पीसी पे www क्रोम खोलते हो और क्रोम पे www.google टाइप करते हो और गूगल का पेज आपके सामने आ जाता है। अब बताओ ये कैसे आया पेज आपके सामने? आपके पीसी से गूगल के सर्वर पे रिक्वेस्ट गई और वहां से एक पेज आपके पीसी पे आके खुला। इस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी? ऐसे पूछा जाएगा सवाल। तो देंगे जवाब कोई? स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? सर हमारा जो ये URL है www.google.com, ये जो है एक IPv4 या IPv6 का एड्रेस है जिसकी DNS ने नेमिंग कर रखी है google.com के नाम से, जो इजीली आइडेंटिफाई कर सके, मतलब हम जैसे लोग। आईपी को तो सर याद रखना पड़ेगा ना, पर्टिकुलर किसी भी, मान लो अल्टीमेटली जाना इसको आईपी पे ही है, किसी न किसी आईपी एड्रेस पे जाना है हमें अपने सिस्टम के थ्रू। बट हम जो है google.com के थ्रू इसलिए जा रहे हैं कि google.com याद रखना आसान है, हर साइट का आईपी तो याद रखा नहीं जा सकता सर। तो डीएनएस सर्वर यही काम करके देता है शायद, बाकी तो डिटेल में सर आप बताएंगे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया प्रयास किया आपने, वेरी नाइस। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। पहले तो ये डीएनएस सर्वर पे अपन तो भी अपनी साइट बनाते तो उसकी तभी उस टाइम में अपन नाम देते हैं तो आईपी के अनुसार बनती है वो साइट, फिर उसको पोस्ट करके देखते हैं वहाँ पे। तो अपन जैसे ही सर्च करेंगे, पहले तो अपने पास ये डीएनएस का आईपी रहेगा अपने सर्वर पे, तो किसी की बात नहीं, अगर जहाँ पे अपन सर्च करेंगे तो वहाँ पे लिखे डीएनएस के सर्वर पे, तो वो हमें इसके आईपी को रिजॉल्व करके फिर देगा, फिर उस पेज पर अपन जाएंगे। अच्छा, आप बताएंगे अरुणा डीएनएस के बारे में कुछ? क्या है इसका फुल फॉर्म, क्या है? अब म्यूट कर लो भैया आप, आवाज। ओके। क्या फुल फॉर्म? डोमेन नेमिंग सर्वर या सिस्टम व्हाटएवर। ये टीसीपी बेस्ड है या यूडीपी बेस्ड? तो कैसे पता तुम्हें? कौन सा पोर्ट एड्रेस इस्तेमाल करते हैं? 50? कैसे पता तुम्हें? क्लास में पढ़ाया था? पढ़ा करो भाई डेली घर जाके। ऐसे अभी ये तो शुरुआत में ही तुम ऐसे लाइट ले रहे हो चीजों को। ऐसे नहीं, ये तो तपाक से आने चाहिए जवाब। इसमें क्या है, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। अभी टफ चीजें तो आई नहीं है। अभी तो हम लोग ना बहुत आराम आराम से चल रहे हैं। अभी देखो क्या लहरें, क्या तूफान, क्या क्या आएगा उस समय, तो फिर उड़ जाओगे तुम तिनकों की तरह, बेस नहीं बनाओगे अच्छा तो अभी तुम्हें लग रहा है कि कोर्स ऐसे ही चलेगा? नहीं 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 नहीं, अभी तो मौसम बहुत भयंकर खराब होएगा आगे, तो ऐसे ही नहीं चलने वाला है। तो मेहनत करो, घर जाके सब लोग पढ़ाई करो। ऑलराइट, तो टीसीपी यूडीपी। सर हाँ जी। मैं बताना चाह रहा था सर, मैं भी बता रहा था, मैं ये अपना जो अपना एज राउटर लग रहा है, यहाँ से ये google.com इसके डीएनएस सर्वर पर एंट्री करेगा, इसका वो रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट अपने डीएनएस नेटवर्क पे देखा उसकी एंट्री,
फिर उससे रिप्लाई आएगा। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। मैं
ओके, सो हाँ, डीएनएस सर्वर जो है ना, टीसीपी यूडीपी दोनों पे, पोर्ट 53 पे, आपने कहा कि हम लोग नाम से अगर कुछ भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो इसे बोलते हैं होस्ट नेम, है ना। तो दिस होस्ट नेम नीड्स टू बी रिजॉल्व इन एन आईपी एड्रेस, मतलब इसका एक आईपी में रिजोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि बिना आईपी के तो नेटवर्क में डेस्टिनेशन आईपी में डालेगा क्या। पीसी से गूगल तक जा रहा है, सोर्स आईपी है इसका मान लो 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी में क्या डालेगा, ये लेयर 3 हेडर जब लगेगा। तो ये पीसी कहता है कि अच्छा, यूजर ने तो खोला है गूगल, होस्ट नेम है, आईपी तो दिया नहीं है, तो आईपी अपन ले लेते हैं। किससे लेंगे, डीएनएस सर्वर जो कोई भी है ना, वो अपने को आईपी देगा। और मेरे इस सिस्टम का आईपी में, आईपी के साथ डीएनएस सर्वर भी दिया हुआ होगा, तो जो कोई भी डीएनएस सर्वर का मेरे एड्रेस है लगा हुआ, मैं उसके पास जाऊंगा। जैसे मेरे यहाँ पर डीएनएस सर्वर दे रखा मैंने 8.8.8.8, ये पब्लिक डीएनएस सर्वर है ना। तो पब्लिक डीएनएस सर्वर बोले तो इंटरनेट पर ही एक सर्वर है डीएनएस सर्वर, इसके पास पूरा बही खाता है, किस किस दुनिया की किस किस वेबसाइट का क्या क्या आईपी एड्रेस है, ठीक है ना। तो हर वेबसाइट का आईपी, जैसे गूगल का क्या आईपी है भाई, गूगल का आईपी क्या है, तो आप डीएनएस सर्वर से ही पूछ लो ना। कमांड है एनएस लुकअप, एनएस लुकअप किसका करना है लुकअप, www.google.com। तो ये मुझे खट से बता देगा कि देखो google.com सर्वर का आईपी क्या है, ये रहा 142, 250, 190, 200। ये कौन बता रहा मुझे, नॉन अथॉरिटेटिव आंसर मिला है किसी भी सर्वर से। आप यहाँ पर वो भी दे सकते हो, एनएस लुकअप, है ठीक है। तो ये dns.google.com ये सर्वर है। मैंने यहाँ कहा एनएस लुकअप, मतलब पता लगा गया कि इस आईपी का क्या, इस नाम का क्या आईपी है, और मैंने उसको डीएनएस सर्वर भी दे दिया। तो ये डीएनएस सर्वर के पास गया, भागा भागा, उसने देखा इस एड्रेस पे, तो ये देखो ये क्या कह रहा है, google.com, और इसका आईपी क्या है, पहले देखो अलग आईपी आ रहा था 142, 250, 190, 200, अभी क्या आ रहा है 142, 250, 193.228। ये जवाब आया मुझे इस डीएनएस से, और ये ऊपर वाला जवाब आया था किसी अननोन सर्वर से, मतलब नॉन अथॉरिटेटिव आंसर था ये, है ना।
मतलब किसी और सर्वर से आया था जिसका मुझे पता है, आई डोंट नो। सो ये आपके डीएनएस सर्वर से जवाब आया। ऐसे ही आप जैसे www.cisco.com, तो cisco.com जो डोमेन है उसका आईपी क्या है, तो यहाँ पर आया कि सिस्को का ये आईपी है, इसके कई सारे एलियासिस है, मतलब cisco.com, cisco.com aka dns.net, www.ds.cisco.com hkey, ये कई सारे इसके डोमेन है ना। ये सारे इसके आईपी वर्जन 6 एड्रेस है, ये दोनों एक ही एड्रेस, सेम ही है ना, ये नहीं अलग अलग है। और ये इसका वर्जन 4 का एड्रेस है सिस्को के सर्वर का। तो दिस इज ऑल अबाउट लुकअप। तो डीएनएस सर्वर पे जाके और ये पीसी से मैं आईपी मंगा सकता हूँ, लेकिन अब ऐसे तो मैं करूंगा नहीं ना हर बार। मैं तो यहाँ क्रोम पे जाता हूँ और फटाक से खोल देता हूँ www.google.com, ये लो जी, और गूगल का पेज खुल जाता है। तो कैसे आईपी पता लगा मेरे इस सिस्टम को? इस सिस्टम को डीएनएस सर्वर का तो मालूम है ही, मेरे इस पीसी को डीएनएस सर्वर का आईपी तो मालूम है ना। और डीएनएस सर्वर का आईपी मुझे मालूम है किधर है, डीएनएस सर्वर का आईपी किधर है? इधर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर टीसीपी आईपी वर्जन में यहाँ डीएनएस सर्वर भी हमने कह रखा है कि अपने आप ले ले डीएचसीपी सर्वर से। तो डीएचसीपी सर्वर से इसने अपने आप उठाया होगा डीएनएस सर्वर, डिटेल्स में जाके देखो, ये रहा डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर कौन है? मेरा वाईफाई वाला राउटर ही डीएनएस सर्वर है भाई, 192.168.1.1। अच्छा जी, तो मेरे नेटवर्क में ये जो राउटर है ना मेरा, ये राउटर को ही मैं डीएनएस सर्वर बना दिया। मतलब मैंने इस पीसी को कहा यही है तेरा डीएनएस सर्वर, यही है तेरा गेटवे, जबकि ये कोई डीएनएस सर्वर है थोड़ी, इसके पास ये ऐसी लिस्ट थोड़ी बनी हुई है कि भाई गूगल का आईपी क्या है, सिस्को का आईपी क्या है, दुनिया की हजारों लाखों वेबसाइट है उनका आईपी क्या है, ये इसको मालूम थोड़ी है। पर इसने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आने तो मेरे पास, पूछने जब आएगा ना मेरे को, भाई इसको तो मालूम है PC1 को कि डीएनएस सर्वर ये है, तो ये आएगा ही पूछने की भाई साहब google.com का आईपी बताना। मैं इस सर्वर के पास चल जाऊं पूछने के लिए कि अच्छा ठीक है रुको भाई, फटाफट जाऊंगा, पूछ के आऊंगा, इससे आईपी उठा के लाऊंगा और कह दूंगा ये ले भाई। तो मतलब ये मेरा एजेंट हो गया ना डीएनएस का, डीएनएस का एजेंट हो गया। ये खुद तो सर्वर नहीं है, इसके पास तो ये लिस्ट नहीं बन रही, लेकिन रिक्वेस्ट इसके पास जा रही है, ये आगे इस ओरिजिनल सर्वर के पास जाएगा और इससे फिर आईपी पता लगा के आएगा और इसको बता देगा। तो ऐसे एजेंट बना लेते हैं हम लोग हमारे नेटवर्क में, डीएनएस एजेंट्स। तो जनरली जो आपका गेटवे होता है उसी को एजेंट बना लेते हैं हम लोग कि हाँ ठीक है तू ही ध्यान रखना, है ना, तेरे पास रिक्वेस्ट आएगी और तू आगे पूछ के बता देना। ये है पब्लिक डीएनएस सर्वर, यानी पब्लिक नेटवर्क, इंटरनेट पे जो बैठे हैं। एक होते हैं प्राइवेट डीएनएस सर्वर। प्राइवेट मतलब मेरी कंपनी में जितने भी ये पीसी हैं उन सभी पीसीज को मैं नामों से, उनको मैं नाम से एक्सेस करना चाहता हूं। अब इन सबके आईपी भी होंगे। अब जैसे ये मेरा प्रिंटर है, ये मेरा प्रिंटर है, तो मैं इसको नाम से एक्सेस करना चाहता हूँ। ये मेरा कोई भी ठीक है पड़ोसी है, जैसे ये CMD, मेरे इसका नाम क्या है कंप्यूटर का, ये होस्ट नेम है, तो ये होस्ट नेम बदल सकता हूँ ना, इसका नाम मैं रख दूंगा जितेंद्र, आपके कंप्यूटर का नाम आप रख दोगे अपने नाम से, आप अपने नाम से। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ कहूंगा कि अच्छा इस वाले कंप्यूटर से बात करनी है, पता लगाते हैं, तो पिंग राकेश कर दिया। तो राकेश नाम के कंप्यूटर का कोई ना कोई आईपी होगा। तो ये अभी मैं करूंगा पिंग राकेश, तो अभी ये डीएनएस सर्वर के पास जाएगा और फिर ये कहेगा नॉट फाइंड, कुड नॉट फाइंड होस्ट राकेश, मिला ही नहीं है किधर है। डीएनएस सर्वर ने कहा होगा भाई साहब नहीं पता हमें तो ये कौन है, तो इसने कह दिया ठीक है मुझे भी नहीं पता। मैं कहूँ कि नहीं 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 नहीं, अपना एक डीएनएस सर्वर बनाओ कंपनी का इंटरनल, जिसमें अपने जितने भी ये लोग है ना, इनका नाम है ना, जैसे ABCD, इनका जो भी नाम है,
और इनके जो भी साथ में आईपी है ना एसोसिएटेड इनका 10.2, 10.3, 10.4, उसकी एक लिस्ट बना लो इस डीएनएस सर्वर में। तो अगर कोई आईपी से पिंग करे तो आईपी से हो जाए, अगर कोई नाम से पिंग करे तो फिर वो इस लिस्ट में देख के बता दे, अच्छा ए को पिंग कर रहा है क्या, तो इसका आईपी क्या है 10.2, तो ये डीएनएस सर्वर तुरंत उसको बता दे। कितना बढ़िया काम हो जाएगा, हम नाम से भी कर पाएंगे। तो ये कहलाता है प्राइवेट डीएनएस, कंपनी का प्राइवेट डीएनएस। मेरे प्राइवेट नेटवर्क में जो भी डिवाइस लगे हुए हैं मेरे खुद के नेटवर्क में, उनको अगर मैं होस्ट नेम और आईपी से रिजॉल्व करवाना चाहूं तो उसके लिए। तो डीएनएस सर्वर का काम क्या है? डीएनएस सर्वर का मेन काम है होस्ट नेम से आईपी में रिजॉल्व करवाता है, एक होस्ट नेम को आईपी में रिजॉल्व करवाता है। ये उल्टा भी करवा सकते हैं, आईपी को भी होस्ट नेम में रिजॉल्व करवा सकते हैं डीएनएस सर्वर से। आप आईपी लेके जाओ और होस्ट नेम पूछ के आ जाओ, जैसे होस्ट नेम लेकर गए आईपी पूछ के आ गए, दोनों तरफा काम करवाया जा सकता है। ये जनरली दो तरह के होते हैं, एक पब्लिक डीएनएस, एक प्राइवेट डीएनएस। प्राइवेट डीएनएस हमारे इन डिवाइसेस के होस्ट नेम और आईपी रिजोल्यूशन के लिए, और पब्लिक डीएनएस जो दुनिया भर के पब्लिक नेटवर्क में वेबसाइट्स हैं उनके नाम और आईपी की लिस्ट मेंटेन करने के लिए। ठीक है भाई, हर कंपनी में प्राइवेट डीएनएस होता है, हर कंपनी में प्राइवेट डीएनएस होता है, ये याद रखें। तो टीसीपी और यूडीपी दोनों पे बेस्ड है ये प्रोटोकॉल, और टीसीपी में और यूडीपी में दोनों में प्रोटोकॉल पोर्ट एड्रेस 53 का इस्तेमाल करता है, 53। टीसीपी का पोर्ट 53 भी डीएनएस के लिए है और यूडीपी का पोर्ट 53 भी डीएनएस के लिए। ठीक है ना? एनी क्वेश्चंस? डीएनएस से पहले रहता है अपने जो एक्सेस पॉइंट पे रहता है ना, इससे आगे होता है वो रूट सर्वर या फिर पब्लिक सर्वर पे रहता है। गेटवे से आगे क्या मतलब रूट सर्वर पे जाके तो पता करते हैं। अब वो रूट सर्वर वो सब अपने सिलेबस में नहीं है, वो आप एमसीएसई में पढ़ो। हाँ, वो अपने बस अपना तो काम है, डीएनएस सर्वर समझ में आ गया ना क्या काम करता है। अब डीएनएस में फिर कई सारे लेवल्स है ना। डीएनएस मान लो ये पब्लिक डीएनएस है, ये पब्लिक डीएनएस भी रिजॉल्व नहीं कर पाया, तो फिर इनमें भी अलग अलग तरह के डीएनएस सर्वर है, जैसे रूट, फिर उनके सब सर्वर्स होते हैं ना, फिर उनके भी सब सर्वर्स हो सकते हैं। तो ऐसे करके इसका जो आर्किटेक्चर है ना वो आप पढ़ोगे आगे कोर्स में, अभी फिलहाल अपने सिलेबस में नहीं है, अभी तो खाली हम लोग इनको छू छू के आगे बढ़ रहे हैं। और आज का आखिरी प्रोटोकॉल है SMTP, पॉप और आईमैप। मतलब आखिरी प्रोटोकॉल में ये तीन प्रोटोकॉल आ गए। ये तीनों के तीनों प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित हैं। ईमेल, तो जो ईमेल आप भेजते हो, टू सेंड ईमेल, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और मेल्स की कॉपी को डाउनलोड करने के लिए आईमैप। तो होता क्या है कि जैसे मेरा एक अकाउंट बना रखा है मैंने जीमेल पे, मेरा मेल आईडी है JJAKHAR@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी। आपका ईमेल आईडी है abc@yahoo.com। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं मेरे इस पीसी पे जाता हूं क्रोम में जाके और मैं खोलता हूं www.gmail.com, तो जीमेल खुल जाता है मेरा अकाउंट। ठीक है जी। आप अपने कंप्यूटर में जाते हो मेल चेक करने, किधर जाओगे? yahoo.com पे, mail.yahoo.com। मैंने कहा कि यार एक मेल भेजते हैं एबीसी को, तो मैंने जीमेल पे जाके मेल कंपोज किया, मेल लिखा और कर दिया सेंड। अब ये मेल जो है, ये जो आपको दिख रहा है आपका अकाउंट, ये अकाउंट कहाँ बना हुआ है?
ये गूगल के मेल सर्वर पे आपका अकाउंट बना हुआ है, जो आप उस मेल सर्वर पे जाके देख लेते होगे उसमें क्या क्या मेल्स हैं, है ना। तो ये आपका जो मेल सर्वर है, जीमेल का जो मेल सर्वर है उस पे बना हुआ है। ये याहू वाला अकाउंट किस पे बना हुआ है? जो याहू का मेल सर्वर है। तो याहू और जीमेल, तो जीमेल से मेल गया याहू के डोमेन पे, तो ये जो मेल भेजा गया इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया? SMTP। ठीक है जी। और ये जो प्रोटोकॉल है ना पॉप, अब इसके पास में मेल रिसीव हुआ, तो मेल रिसीव करने के लिए ये कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेगा? पॉप। मेल भेजने के लिए SMTP और मेल रिसीव करने के लिए पॉप। ये इनका मोटा मोटा अर्थ है। अब ये तो जब कभी आपके पास इंटरनेट होगा तभी तो आप ये मेल्स जाके चेक कर पाओगे अपने अकाउंट में बार बार, है ना। मैं चाहता हूं कि यार इन मेल्स की कॉपी जो है ना ये जीमेल के सर्वर से मेरे पीसी में ही आ जाए, इस सर्वर से मेरे पीसी में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मेरे कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन डालता हूं, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक डाल के इधर देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, एच, इधर आउटलुक 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 आउटलुक, पता ही नहीं इधर है क्या? नहीं, इधर है MS ऑफिस, whatever, what is this now? आउटलुक ये ऐप है, इसको ओपन करो। तो ये ऐप में हमने इसको ओपन किया, ये सर्च कर रहा है कोई अकाउंट बना हुआ है क्या आपका ईमेल अकाउंट। अगर ईमेल अकाउंट आपका नहीं बना हुआ है तो बना लो। क्या बना लोगे आप? देखो, जीमेल के सर्वर से याहू के सर्वर पे ईमेल जो भेजा गया तो वो SMTP प्रोटोकॉल के द्वारा भेजा गया, और अब ये जो रिसीव करेगा वो पॉप प्रोटोकॉल के द्वारा रिसीव करेगा, है ना। इधर से कोई भी मेल आएगा तो वो SMTP के द्वारा भेजा जाएगा, और इधर जो रिसीविंग एंड है वो कौन सा है? पॉप। अब आपको क्या चाहिए? आपको ये जीमेल के अंदर अकाउंट में जो भी मेल्स आ रखे हैं ये आपको चाहिए अपने पीसी पे। तो आप क्या करोगे? आप ये आउटलुक करके सॉफ्टवेयर डालोगे, इसमें ईमेल एड्रेस बताओगे, JJAKHAR सॉरी @gmail.com कनेक्ट। तो ये ऐड कर रहा अकाउंट जीमेल वाला, है ना। तो अब ये माइक्रोसॉफ्ट में लॉग इन करो, इसमें गूगल में नेक्स्ट, है ना, वॉट एवर, ये पासवर्ड पूछेगा, ये आपका अकाउंट सेटअप कर देगा, है ना। और अकाउंट सेटअप होने के बाद आपका आउटलुक का पेज खुलेगा जो कि कुछ इस टाइप का लगेगा। हियर इट इज, है ना, इस टाइप का लगेगा। और ये देख रहे हो आउटलुक है ये, और इसमें सारे ईमेल्स आपके सिस्टम पे आ जाएंगे, सारे ईमेल आपके सिस्टम पे आ जाएंगे, आपको बार बार इंटरनेट पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो जीमेल का सर्वर है इस पे मेल तो आएगा सर्वर पे, लेकिन इसकी एक कॉपी आउटलुक में आके स्टोर हो जाएगी। तो ये जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं ना ईमेल सर्वर और आउटलुक क्लाइंट के बीच में, यहाँ ये कौन सा प्रोटोकॉल है? IMAP। ठीक है ना। मेल सर्वर से मेल भेजने के लिए SMTP, रिसीव करने के लिए पॉप, और आपकी मेल सर्वर से एक कॉपी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अकाउंट बना के आप अपने ही सिस्टम पे लोकली रखना चाहते हो, ताकि बार बार इंटरनेट ना भी हो तो भी मैं मेरी जितनी भी मेल्स हैं वो सब देख पाऊं, उनके अंदर अटैचमेंट्स जो है वो देख पाऊं, क्योंकि एक कॉपी आके मेरे सिस्टम पे ही सेव हो गई। तो वो कॉपी आती कैसे, ये ईमेल इधर से इधर डाउनलोड होती कैसे है? ये प्रोटोकॉल कौन सा है? IMAP। ठीक है। तो ये 3 प्रोटोकॉल है, इनके पोर्ट एड्रेस आप एक बार देख लेना क्या क्या है, मुझे भी याद नहीं है। पोर्ट 25 होगा इसका।
110 बड़ा 143 143, हाँ ठीक है। सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है हमारे CCNA में, हम लोग इसका कुछ नहीं करने वाले, बस खाली आपको ये प्रोटोकॉल आ गया बुक में कहीं दिख जाए तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अब जो प्रोटोकॉल है कल हम लोग का टॉपिक रहेगा, अब जो प्रोटोकॉल बच गए ना, CDP, LLDP, ARP, ARP के सारे फ्लेवर्स, RARP, GARP, व्हाटएवर, है ना, ये प्रोटोकॉल आगे पढ़ेंगे, ये अब नहीं है। और कौन से प्रोटोकॉल बच गए? लगभग सारे हो ही गए होंगे, है ना। तो ये प्रोटोकॉल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे और कल हम लोग एक पढ़ेंगे। NTP रहे सर, NTP। हाँ वो भी आगे आएगा NTP। तो राउटर का जो iOS होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, हम उसके बारे में कल पढ़ेंगे। राउटर बूट प्रोसेस, राउटर जो बूट होता है उसका प्रोसेस, और राउटर के बेसिक कमांड्स, ये चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, राइट। तो राउटर iOS के अलग अलग कई वर्जन है, उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। राउटर बूट होता है तो उस समय क्या प्रोसेस फॉलो करता है, राउटर के मेमोरी कितने टाइप के होते हैं, है ना, और राउटर के बेसिक कमांड्स, मोड्स, वो सब। तो कल से हमारा फिस्को का ऑफिशियल उद्घाटन हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो हम लोग कॉमन चीजें पढ़ रहे थे, बेसिक चीजें पढ़ रहे थे। कल से अब हम लोग आ जाएंगे सिस्को पे, कल से हम लोग कमांड चलाना शुरू कर देंगे। अब कल से आपके प्रैक्टिकल भी समझ लो चालू हो गए, राइट। एनी क्वेश्चंस? सर हाँ जी। ये आपने टेलनेट और SSH का बताया था ना, कि टेलनेट तो प्लेन टेक्स्ट में मैसेज जाता है और SSH में इनक्रिप्टेड रहता है। तो जैसे अपन हाँ जी, पिंग भी करेंगे वो भी इनक्रिप्टेड में जाएगा, या फिर उसके बाद आगे वाला जो डेटा ट्रांसफर होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा? एनीथिंग जो भी जा रहा है सब कुछ एनक्रिप्ट होगा, एवरीथिंग, चाहे पिंग है, चाहे डेटा है, चाहे कुछ भी, एवरीथिंग। तो सर इसको सिक्योरली लॉगिन करने के लिए कोई पासवर्ड, यूजर नेम कुछ चाहिए, या फिर ऐसे ही लॉगिन हो जाएगा पिंग के थ्रू? पिंग से लॉगिन जैसे कैसे होगा, आपने मतलब मैं समझ नहीं, जैसे आपने अभी एक दिन पहले आपने SSH करके लॉगिन किया था, तो यूजर नेम पासवर्ड मांगा था ना उसमें, हाँ, तो वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा या फिर वो प्लेन टेक्स्ट में ऑफ जाएगा? कोर्स ऑफ कोर्स, जो यूजर नेम पासवर्ड जाएगा वो हैश्ड फॉर्मेट में जाता है, हैश्ड फॉर्मेट। तो जब हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे ना डिवाइस के ऊपर, तब आपको मैं बताऊंगा कि देखो ये की जनरेट करवानी होती है हमें एक, जिससे कि दो डिवाइसेस के बीच अगर SSH सेशन बना है तो इस दौरान जो भी कम्युनिकेशन अब इन दोनों के बीच में होगा वो पूरा का पूरा इस की से एनक्रिप्ट होके ट्रैफिक जाएगा, चाहे वो यूजर नेम पासवर्ड हो, चाहे वो नॉर्मल डेटा हो, चाहे आप यहाँ से यहाँ पिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एवरीथिंग विल बी, अब यहाँ से जो निकलेगा इस तक जो जा रहा है वो सारा ट्रैफिक एनक्रिप्टेड होगा, है ना। तो इसके लैब्स है अपने SSH के, लैब करेंगे उस समय आपको बताऊंगा क्या क्या कमांड चलेंगी, की भी जनरेट होगी, है ना। आपको होस्ट नेम भी देना पड़ता है, डोमेन नेम भी देना पड़ता है, कई सारे काम करने पड़ेंगे। तो यूजर नेम भी बनाना है, पासवर्ड भी बनाना है राउटर पे, है ना। आपको SSH को, ट्रैफिक को अलाउ भी करना है कि हाँ भाई कोई अगर SSH करने आए तो उसको आने देना। तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आगे, हमारी लैब है इनकी, टेलनेट की भी लैब है, SSH की भी लैब है। तो बाकी आपके रहा आपके सवाल का जवाब, तो यस, SSH सेशन बन गया, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया, तो अब जो भी कुछ आपस में बातचीत इनकी होगी वो सारी सिक्योर होगी, एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल?
Alright then, that's it guys for today. आज के लिए इतना ही. Thanks so much for joining in. Have a good day.